हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर एंड उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके प्रीवियस सेशन में अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर कंप्लीट किया है। तो जो बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो मैं वो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जाके पहले ये चैप्टर प्रीवियस वाला कंप्लीट करके देन आप ये सेशन दे सकते हो, या अगर आप पहली बार भी ये सेशन को वॉच कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे शॉर्ट में एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं। ओके, सो आज के लेक्चर 0 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीजें जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो कौन सी बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेट्स सी दैट वन बाय वन। तो अगर आप लोगों को याद है बच्चों कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम किया था, मेंडल ने हम लोगों को कुछ लॉज बताए थे, ठीक है। तो मेंडल ने हमको जीन के बारे में बताया था, क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। बट अब सवाल ये आता है कि ये जो जीन के बारे में मेंडल ने हमको बताया था कि ये जीन सेल के अंदर एग्जैक्टली प्रेजेंट किधर है, वेयर इट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इनसाइड द सेल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। मेंडल ने हमको ये तो बताया कि जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। बट अब सवाल ये उठता है, जीन एग्जैक्टली सेल के अंदर है किधर। तो डू यू नो कि ये जेनेटिक्स के रिसर्च में काफी अलग अलग साइंटिस्ट इकट्ठा है इन द सेंस, मतलब ये जो जर्नी है जेनेटिक्स का ये काफी दूर तक चला। तो मेंडल से लेके बाकी साइंटिस्ट तक सारे रेस में लगे हुए थे, उनको फाइंड आउट करना था हु इज द एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल। बिकॉज आप सबको पता है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर आप लोगों को पता होगा तो डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अब साइंटिस्ट को ये कंफ्यूजन हुआ कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर काफी चीजें प्रेजेंट है। हमारा जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना हुआ है एंड ये प्रोटीन से भी बना हुआ है। अब साइंटिस्ट के सामने ये सवाल था कि जेनेटिक मटेरियल के लिए ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। साइंटिस्ट को ये सवाल था ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें राइट फ्रॉम द ईयर टू द साइंटिस्ट का नाम आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। बिकॉज बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्पेशली आप सीईटी या नीट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे। तो इन द ईयर 1865 जो है ग्रीगर मेंडल ने जेनेटिक्स का स्टडी किया था, बट उनके ऊपर किसी ने बिलीव बिल्कुल नहीं किया था, बराबर। तो उन्होंने बताया काफी सारे लॉज के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट असॉर्ट के बारे में। बट काफी सारे साइंटिस्ट जो थे जो मेंडल के काम को पब्लिश होने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं माना। तो आप आगे देख सकते हो यहाँ पे 1900 में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था यहाँ पे ह्यूगो डे व्रिस, कॉरिन एंड वॉन टेस्मार्क। तो ये जो 3 अलग अलग साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। एंड ये 3 साइंटिस्ट ने बोला कि मेंडल ने जो भी काम किया था यार वो सही था, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉग्नाइज करने में काफी देर कर दी, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, वापस से जो भी क्रोमोसोम का जो थ्योरी है या मेंडल का काम है लोगों के सामने लाके रख दिया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोरी। अब ये जो साइंटिस्ट है इन 1902 में उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में लोगों के सामने यहाँ पे इंफॉर्मेशन रख दी। मतलब ये जो 2 साइंटिस्ट है इन्होंने हमको क्या बताया, क्रोमोसोम्स के रिलेटेड हमको बताया। उन्होंने हमें बताया क्रोमोसोम जो है डिप्लॉइड सेट में होते हैं इन द केस ऑफ द सोमैटिक सेल, मतलब डबल सेट में होते हैं। इन्होंने हमको बताया कि क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं इन केस ऑफ द गैमेट। गैमेट का मतलब क्या होता है, एग सेल एंड द स्पर्म सेल, ठीक है। तो ये जो भी क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था ये हमको बताया दैट इज सटन एंड बोरी। एंड सटन एंड बोरी ने और एक चीज हमको बताई थी कि ये जो गैमेट्स है दे आर लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, मतलब ये गैमेट जो है इंफॉर्मेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे देखे थे इन द प्रीवियस सेशन। अगेन 1910 में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है टीएच मॉर्गन ने, अगर आपको याद होगा बच्चों, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था पता है, फ्रूट फ्लाई। कौन सा था फ्रूट फ्लाई, उस फ्रूट फ्लाई का नाम था
उस फ्रूट फ्लाई का नाम था यहाँ पे ड्रोसोफिला। टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, मतलब जो फ्लाई होता है ना, जो मक्खी होती है जो काफी सारे राइप फ्रूट्स के ऊपर यहाँ वहां भागती है, तो ये फ्रूट फ्लाई ना उसके ऊपर टीएच मॉर्गन ने काम किया। एंड फिर टीएच मॉर्गन ने हमें बताया प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज के बारे में एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में। आई होप आप लोगों को लिंकेज के बारे में याद होगा। ऐसे कुछ जीन्स जो क्रोमोसोम पे काफी क्लोजली लोकेटेड होते हैं एंड दे आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पे मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक्सचेंज होते हैं एंड हमें कुछ नया कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, तो ये जो चारों के चारों साइंटिस्ट के बारे में हमने जो लर्न किया था ना बच्चों, अगर आपको याद है, ओके, यहां तक हमने लर्न किया था इन द लेसन कॉल्ड एज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में हमने ये सब चीजें बच्चों कवर की थी। ठीक है, उसके बाद का ये जो भी इंफॉर्मेशन है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमें देगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर, जो कि ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वन बाय वन ये सब चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चारों साइंटिस्ट के बाद अब तक जेनेटिक मटेरियल कौन है ये डिस्कवरी करना बाकी था मॉलिक्यूल लेवल पे, केमिकल लेवल पे, करेक्ट। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, इन ईयर 1869 एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है यहाँ पे फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया कि ये न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली है किधर। ओके, न्यूक्लिक एसिड कहां से प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ये सबसे पहले बताने का काम हमें किया है फ्रेडरिक मिक्सचर ने। सो बच्चों ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीईटी या नीट के लिए प्रिपेयर करो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद फ्रेडरिक मिक्सचर ने इतना तो बताया कि न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बट अगेन मतलब काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ना जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पे आते हैं इन ईयर 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ ने हमें इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या है, तो ये ग्रिफिथ ने क्या किया ना, चूहे के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने काम किया। एग्जैक्टली कैसे काम किया वो हम लोग इस चैप्टर में इन डिटेल आगे के पार्ट में लर्न करेंगे। उसके बाद ग्रिफिथ ने इतना बताया कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू, माइस के थ्रू, बट वो कौन है वो एग्जैक्टली बता नहीं पाए। फिर इन ईयर 1944 वापस से तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए एंड उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने हमको बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको बताया, बट आपको तो पता ही है कि साइंटिस्ट ने बताया बट काफी सारे बायोलॉजिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने ये तीनों के मानने को डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से भी बना हुआ है और प्रोटीन से भी बना हुआ है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए लोग मानने को रेडी नहीं थे, आधे लोग मान गए थे, आधे लोग नहीं मान गए थे। तो वो कंफ्यूजन पूरा दूर करने के लिए आते हैं अलग साइंटिस्ट इन द ईयर 1952। सो इन द ईयर 1952 यहाँ पे आते हैं हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट का दी एंड कर दिया। जो हमारा स्टोरी था कि हु इज द जेनेटिक मटेरियल, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, दी एंड कर दिया। तो फाइनली हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज का यूज करके, बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। तो फाइनली हर्शी एंड चेज ने बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन, एंड लोगों को, पूरी दुनिया को ये चीज को मानना ही पड़ा। ठीक है, सो फाइनली बच्चा लोग यहाँ पे हमारा स्टोरी खत्म होता है जेनेटिक्स का। बट देन अगेन एक थोड़ा सा सस्पेंस वापस बाकी था। उन्होंने ये तो बताया हर्शी एंड चेज ने कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप बोल रहे हो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो डीएनए दिखाई कैसे देता है, वो दिखता है एग्जैक्टली कैसे है ना। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। तो डीएनए एग्जैक्टली दिखता कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका
प्रूफ हमको दिया एक अलग साइंटिस्ट ने, या आपने शायद इनका नाम 10th में तो सुना ही होगा, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक ने हमारे सामने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका मॉडल सबके सामने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो गाइस दिस वाज द जर्नी ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। मतलब इतने सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए राइट फ्रॉम 1865 टू राइट फ्रॉम 1953। मतलब इमेजिन करो कि अगर आप कोई भी चीज रिसर्च करते हो तो इतनी आसानी से नहीं होता, काफी ज्यादा डेडिकेशन, काफी सारे अलग अलग लोगों का दिमाग, काफी ज्यादा पेशेंस इस चीजों में लगता है ना। तो डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ ये अभी इन डिटेल ये सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन लर्न करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए अभी यहाँ पे आगे लेट्स बिगिन विथ ओवर हियर। तो बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू द डिफरेंट साइंटिस्ट ये मैंने आप लोगों को बता दिया ही है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम के लिए ये आता ही है। सो अभी देखिए लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेसिक थिंग ओवर हियर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो बच्चा लोग आप लोगों को शायद याद होगा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। अब मुझे अलग से इस चीज को आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। फिर भी जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब लिख देती हूँ। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम one generation to the another generation, from one generation, the process of transfer of genetic material from one generation to another generation, it is called as inheritance। ठीक है, तो आपको पता ही है हमारे काफी सारे जो बॉडी के कैरेक्टर है हमारे मॉम डैड से मैच होते हैं। तो जो भी कैरेक्टर आज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, करेक्ट। तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हमें अब लर्न करना है, मेंडल ने तो जीन के बारे में हमको बताया था, बट अब इस चैप्टर में हमको लर्न करना है इन डिटेल ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है। वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट मॉलिक्यूल, वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट मॉलिक्यूल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, molecule which is responsible for heredity or I can say that inheritance। तो उस मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इन डिटेल लर्न करेंगे। तो आप सबको पता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एग्जैक्टली प्रेजेंट किधर है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन तो हम सबके पास है ऑलरेडी, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने लर्न किया था। प्रीवियस टॉपिक जब हमने लर्न किया था तो उसमें वी हैड लर्नड दैट क्रोमोसोम जो है ये दो चीजों से बना हुआ है। कौन से दो चीजों से बना हुआ है? यू ऑल आर वेल अवेयर। ठीक है, सो लेट्स सी वंस अगेन। ये मैंने यहाँ पे सेल निकाला, ये सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों अगर आपको याद है तो यहाँ पे काफी ज्यादा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो मान लो इसे मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया क्रोमैटिन मटेरियल, करेक्ट। तो अभी ये क्रोमैटिन मटेरियल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्रोमैटिन मटेरियल बाहर आने के बाद कुछ ऐसे दिखता है, बराबर। ये क्रोमैटिन मटेरियल अगर हमने इसको थोड़ा सा और जूम करके देख लिया, इस क्रोमैटिन मटेरियल को थोड़ा अगर हम और जूम करके देखेंगे तो बच्चा लोग ये कैसा दिखेगा? इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि हमको वॉटसन एंड क्रिक ने हमें बताया, बराबर। दिखाई दे रहा है सब लोगों को यहाँ पे? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने किस चीज का निकाला बच्चों? ये किस चीज का निकाला मैंने यहाँ पे? कैन आई से दैट इट इज डीएनए, बराबर। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो डीएनए है ये जब कंडेंस होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये डीएनए जब सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होता है तो कंडेंस होने के बाद कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्रोमोसोम का, करेक्ट। तो ये जो भी स्ट्रक्चर बना, आई कैन सी दैट हियर ये हमारा बना हुआ है क्रोमोसोम से, करेक्ट। हमारा ये जो क्रोमोसोम है ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है?
तो ये क्रोमोसोम बच्चों अगर आप लोगों को याद होगा तो क्रोमोसोम जो है दो चीजों से बना हुआ है। क्रोमोसोम बना हुआ है प्रोटीन से एंड क्रोमोसोम यहाँ पे बना हुआ है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ राज यहाँ पे छुपे हुए हैं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे कुछ राज छुपे हुए हैं, मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हेरिडिटी के लिए या इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पता करना था। करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे ना ये न्यूक्लियस के बारे में या न्यूक्लिक एसिड के बारे में या डीएनए के बारे में आज हमें सबको इंफॉर्मेशन है, बट कुछ साल पहले डीएनए क्या है ये हम किसी को बिल्कुल पता नहीं था, है ना। सो इसके लिए आपको पता है यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा था 1969 में एक साइंटिस्ट आए थे, क्या नाम था उनका देखिए यहाँ पे। तो ये जो डीएनए का डिस्कवरी स्टार्ट एग्जैक्टली कैसे हुआ, ओके तो ये चैप्टर में सबसे पहले हमको आता है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रेडरिक मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के जो साइंटिस्ट है, ओके इन्होंने क्या किया ना काफी सारे हॉस्पिटल थे लोकल, वो लोकल हॉस्पिटल से क्या किया ना पेशेंट का बैंडेज उन्होंने कलेक्ट किया। पेशेंट का बैंडेज मतलब आपको पता ही है ना, हमें जब घाव लगती है, घाव लगने के बाद खून या हमारे बॉडी का जो भी पस है यहाँ पे लग जाता है ना। मतलब अभी जब हम बैंडेज लगाते हैं, आपको पता है ना व्हाइट कलर का बैंडेज डॉक्टर हमें लगाते हैं खून आने के बाद, तो वो बैंडेज जब हम निकालते हैं तो हमारे स्किन के सेल या हमारा जो ब्लड है वो बैंडेज को लग जाता है। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग फ्रेडरिक मिक्सचर कलेक्टेड बैंडेज। उन्होंने क्या किया, ही कलेक्टेड बैंडेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स। उन्होंने क्या किया था बच्चों, सबसे पहले उन्होंने बैंडेज को कलेक्ट किया था। कहां से कलेक्ट किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने बैंडेज को, हॉस्पिटल से उन्होंने कलेक्ट किया था। अब आप सबको पता है कि जब हम लोग यहाँ पे बैंडेज के बारे में बात करते हैं ना, तो इन केस ऑफ द बैंडेज काफी सारे पस सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एवरीवन सी हियर, उन्होंने बैंडेज हॉस्पिटल से कलेक्ट किया। अब उस बैंडेज को क्या लगा हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है। इस बैंडेज को क्या लगा हुआ था ना, काफी सारे पस सेल्स प्रेजेंट हैं। पस सेल्स मतलब पता है आपको क्या है, देखिए हमें काफी बार फेस पे पिंपल आता है, तो पिंपल आने के बाद स्किन के ऊपर काफी पिंपल के अंदर व्हाइट कलर का कुछ एक लिक्विड बाहर आता है। सो दैट व्हाइट कलर का लिक्विड जो कि पिंपल के अंदर होता है, यूजुअली हम उसे पस सेल बोलते हैं। पस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगर आप यहाँ पे इन डिटेल देखेंगे तो पस सेल के अंदर ना मेजॉरिटीली व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर ज्यादा क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। आप सबको पता होगा बच्चों कि व्हाइट ब्लड सेल जो है ना वो हमारे बॉडी के फाइटर है, सोल्जर है, हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। करेक्ट। मतलब कैन आई से दैट व्हाइट ब्लड सेल दे आर द सेल जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। यस, तो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है बच्चों, दे वर्क एज ए इम्यूनिटी। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए ये बैंडेज को काफी सारे पस सेल लगे हुए हैं। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये पस सेल को निकालना है, आइसोलेट करना है। ये पस सेल को अगर मुझे आइसोलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, आई वॉन्ट टू आइसोलेट द पस सेल। तो पस सेल को क्या करेंगे, आइसोलेट। तो आइसोलेट करने के लिए आई वॉन्ट टू यूज सम काइंड ऑफ द केमिकल। कौन सा केमिकल निकलेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे केमिकल का नाम क्या है बच्चों, सो उन्होंने क्या किया, ही यूज द सॉल्ट सोल्यूशन। he used the salt solution to wash off pus cells from bandage। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे पस सेल को निकालना है, तो पस सेल को निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, सॉल्ट का एक सोल्यूशन यूज किया। मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बैंडेज, मुझे क्या चाहिए, वो बैंडेज को लगा हुआ जो ब्लड है या ब्लड के जो सेल्स है मुझे वो चाहिए। मुझे एग्जैक्टली देखना है कि उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जो इनहेरिटेंस के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्टेप के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
ये स्टेप के बाद मुझे यहाँ पे काफी सारे पर्स सेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, काफी सारे यहाँ पे पर्स सेल्स हमें मिल जाएंगे बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे पर्स सेल यहाँ पे मिल गए। मतलब कैन आई से दैट हियर ये जो भी मुझे यहाँ पे मिला, दे आर नथिंग बट आइसोलेटेड पर्स सेल्स। आइसोलेटेड पर्स सेल्स, आइसोलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेशन। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। मतलब मैंने क्या किया, पूरे बैंडेज से मैंने पर्स सेल को अलग कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब पर्स सेल के अंदर, वो सेल है ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर बाकी राइबोसोम होगा, काफी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे कुछ न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट है मुझे वो देखना है। मुझे क्या देखना है बच्चों? व्हाट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या एग्जैक्टली प्रेजेंट है वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्कलाइन सोल्यूशन। क्या यूज करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे? अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन क्यों यूज करेंगे? बिकॉज मुझे क्या करना है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, तो सेल के अंदर जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मुझे न्यूक्लियस को बाहर निकालना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, काफी सारे यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर थिंग। ये क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मुझे उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? अल्कलाइन सोल्यूशन। तो अल्कलाइन सोल्यूशन क्या करेगा? अल्कलाइन सोल्यूशन will lyse the pus cell to precipitate out न्यूक्लिक एसिड। प्रेसिपिटेट आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर आना। ठीक है, मतलब वो नीचे से ऊपर आना सोल्यूशन में। मतलब सोल्यूशन पूरा होमोजीनियस है ना, तो सोल्यूशन से मुझे दिखना चाहिए न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली कौन है। तो जब हम अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड करेंगे तो सेल से न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। लाइज का देखिए यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइज? लाइज का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों टू ब्रेक। मतलब ये अल्कलाइन सोल्यूशन का काम क्या है? पर्स सेल को ब्रेक करना। पर्स सेल जब यहाँ पे टूट जाएगा तो उससे बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आया हुआ जो भी मटेरियल है, ये बाहर जो भी मटेरियल आया, इसे उन्होंने नाम क्या दिया था? सबसे पहले न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था उन्होंने इसको? न्यूक्लिन। बात आ रही है समझ में? उसके बाद फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया, ये न्यूक्लिन को ऑब्जर्व किया। फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया? न्यूक्लिन को ऑब्जर्व किया। न्यूक्लिन को ऑब्जर्व करने के बाद उनको दो चीजें समझ में आई। उनको एक चीज समझ में आया कि न्यूक्लिन के अंदर फॉस्फोरस का कंटेंट ज्यादा है, फॉस्फोरस कंटेंट इज मोर। ये एक बात समझ में आई। दूसरी बात उनको ये समझ में आई, न्यूक्लिन जो है इट हैज गॉट एसिडिक नेचर। उनको क्या पता चला? न्यूक्लिन हैज गॉट द एसिडिक नेचर एंड उसके अंदर फॉस्फोरस ज्यादा है। ठीक है, एज न्यूक्लिन हैज गॉट द एसिडिक प्रॉपर्टी। न्यूक्लिन के अंदर क्या प्रेजेंट है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रॉपर्टी, ओके, एट द एंड ये न्यूक्लिन को हम यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारा यहाँ पे डिस्कवरी होता है रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिस्कवरी होता है रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक एसिड का ये जो भी डिस्कवरी है हमको बताया गया है बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज फ्रेडरिक मिक्सचर। ओके, तो अब आप लोगों को शायद से पता चला होगा कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने एग्जैक्टली कैसे डिस्कवरी किया है रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब वी आर लर्निंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लर्न कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे पता करना है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये न्यूक्लिक एसिड दिखता कैसा है, ये हमें पता करना है सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर आप यहाँ पे बात करोगे, सो लेट मी टेल यू न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड जो है ना,
ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोगों ने शायद काफी बार सुना होगा, करेक्ट। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? सो न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चों? मुझे आपको अलग से बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड में दो ही चीजें आती है, आइदर आएगा यहाँ पे डीएनए या न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? आरएनए। डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए के बारे में आप सब ने 10th में या 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर था बायो में, तो 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने सबने लर्न किया ही होगा डीएनए कॉम्पोजिशन के बारे में। अगर नहीं भी लर्न किया तो कोई बात नहीं, वापस हम लोग यहाँ पे एक बार लर्न कर लेंगे। जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये बायो के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर 12th में वापस केमिस्ट्री में भी प्रेजेंट है। सो ये चैप्टर कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से भी, बिकॉज हम यहाँ पे लर्न करने वाले न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल के बारे में, वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो ये बेसिक चीजें कुछ हम लोग यहाँ पे पहले कवर करेंगे जो कि हमें आगे जाके लेक्चर के लिए काम आएगा। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में। आई होप आप सबको पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है बच्चों? डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पे है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नाउ इट्स वेरी वेरी इजी। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आप लोगों को एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको चिपका देना है कि उनका फुल फॉर्म क्या है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यही आपका एक पहला पॉइंट चिपका देना है। सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको बच्चों याद होगा तो डीएनए एंड आरएनए एग्जैक्टली दिखता कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। आई होप आप लोगों को याद होगा डीएनए एंड आरएनए दिखने में कैसे है करके। ओके, नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार देख लेंगे। तो अगर आपको याद है डीएनए एंड आरएनए दिखता कैसा है, सो सी डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, है ना। एंड अगर आप आरएनए के बारे में अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आरएनए तो बेचारा ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। आरएनए सिंगल है एंड डीएनए अपना डबल है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को अगर पता होगा कि ये डीएनए एंड आरएनए ये कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए हैं? तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कौन से छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है। तो लेट्स सी दैट ओवर हियर कौन से यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो डीएनए है ये काफी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ऐसे बना होगा, बराबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी सारे छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल रहेंगे जिससे हमारा डीएनए बना हुआ है, ठीक है। काफी सारे मॉलिक्यूल एक साथ आए, वो काफी सारे मॉलिक्यूल एक साथ आके हमारा यहाँ पे क्या बना हुआ है? डीएनए एंड आरएनए यहाँ पे बना हुआ है, करेक्ट। तो ये जो मॉलिक्यूल जो मैं एग्जैक्टली ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन से मॉलिक्यूल है मुझे पता नहीं है, तो अभी हमको पता करना है कौन से मॉलिक्यूल है। तो बच्चों ये एक मॉलिक्यूल जो डीएनए या आरएनए में प्रेजेंट है, ये जो एक मॉलिक्यूल डीएनए या आरएनए में प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसे? न्यूक्लियोटाइड। ये जो एक मॉलिक्यूल डीएनए या आरएनए में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। एक छोटा सा मॉलिक्यूल वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड आए यहाँ पे इकट्ठा, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके मेरा यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, बराबर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे वेरी केयरफुली यू कैन सी दैट ओवर हियर इन दिस केस, हियर इन दिस केस यहाँ पे मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, करेक्ट, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स केम टुगेदर, बराबर। तो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स केम टुगेदर एंड उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो ये जो पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया इसे हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। न्यूक्लियोटाइड, तो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं एंड देन हमारा यहाँ पे बनता है डीएनए का स्ट्रक्चर। सेम गोज विद द आरएनए,
सेम गोज विद द आरएनए, आरएनए इज ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ कि हमारा ये जो आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर है ये किस चीज से बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी किस चीज से बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब हमारा कंसर्न आगे ये है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ न्यूक्लियोटाइड की, अगर मैं यहाँ पे बारे में बात कर रही हूँ न्यूक्लियोटाइड की, नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली दिखता कैसा है। अब क्वेश्चन ऐसा है, न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली दिखने में दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन से केमिकल एक साथ आए हुए हैं, वो अभी हमें क्या करना है, इन डिटेल लर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये डीएनए एंड आरएनए से ये न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके डीएनए एंड आरएनए बना हुआ है ना, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली कैसे बना हुआ है करके, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। मतलब हमारा काम यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हमें काफी सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन से 3 कंपोनेंट्स, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। सबसे पहला कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे वो रहेगा बच्चों यहाँ पे शुगर। सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे शुगर, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे आता है वो है मतलब फॉस्फेट ग्रुप, ऑलराइट। थर्ड कंपोनेंट बच्चा लोग यहाँ पे आता है दैट इज नाइट्रोजिनियस बेसिस। ये सारे कंपोनेंट जो है बच्चों एक साथ आके क्या बन रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली कैसे बन रहा है वो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन लर्न करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो अभी आपको डाउट होगा, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रही हूँ तो न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा। बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर आपको याद है तो हमने क्या लर्न किया था, न्यूक्लियोटाइड में ओके पेंटोस शुगर होता है, हेक्सोस होता है, देन टेट्रोस होता है, ट्रायोस होता है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए एंड आरएनए में 2 टाइप के अलग अलग शुगर प्रेजेंट रहेंगे। तो कौन से 2 शुगर प्रेजेंट है बच्चों, लेट्स सी दैट ओवर हियर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शुगर की तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द शुगर जो डीएनए या आरएनए में जाएगा, ठीक है। तो कौन से 2 शुगर है देखिए यहाँ पे, एक तो पहला आएगा यहाँ पे राइबोज शुगर एंड दूसरा यहाँ पे आएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब बच्चा लोग अभी आप लोगों को यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहाँ पे होगा एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ पे होगा, इट्स वेरी वेरी इजी। राइबोज शुगर आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ये राइबोज शुगर जो है ये आरएनए में प्रेजेंट रहेगा। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है बच्चों ये किस में रहेगा, आरएनए में प्रेजेंट रहेगा। राइबोज शुगर का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, राइबोज शुगर के केमिकल स्ट्रक्चर में 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H10O5। राइबोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H10O5, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। 5 कार्बन है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेंटोस शुगर ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ही दिखाई दे रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शुगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। काउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हाउ वी विल डू द काउंटिंग। सी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, यहाँ ऊपर आएगा कार्बन नंबर 5, ठीक है। अभी इसमें मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आएगा हमारा OH, देन यहाँ पे आएगा OH, यहाँ आएगा OH, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम CH2OH। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा एंड जो बचा हुआ जगह है यहाँ पे हम फिल करेंगे विथ H। तो बच्चों देखिए केयरफुली, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे तो मैंने यहाँ पे राइबोज शुगर का फॉर्मूला लिखा है, ओके। याद आ रही है 11th की, 11th में हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर लर्न किया था तो वहां पे ये स्ट्रक्चर हमने देखा होगा। अब बारी आती है डीऑक्सी राइबोज शुगर की। तो डीऑक्सी राइबोज आपको क्या बताता है,
देखिए बच्चा लोग यहाँ पे DED, ये DE का मतलब क्या होता है? DE का मतलब होता है बच्चों रिमूव करना। ऑक्सी, ऑक्सी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन रिमूव करना है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। कहां से 1 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे? कहां से 1 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे? राइबोज शुगर से 1 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो जो भी मुझे ये फॉर्मूला मिला है उसी से मैं क्या करूंगी? 1 ऑक्सीजन को कम कर दूंगी तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे देखिए, तो आई विल गेट हियर C5H10O4, ठीक है। तो ये मेरा बन गया डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला। अगर मुझे इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं केमिकल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगी? देखिए यहाँ पे, अगर नॉन बायो बच्चे भी अगर इस सेशन को देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एज आई सेड केमिस्ट्री में ये पार्ट आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड इस तरफ आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे C2H5OH, देन हम यहाँ पे लिख देंगे OH। एक चीज नोटिस करना, कहां से ऑक्सीजन कम होगा? ये राइबोज शुगर है ना, तो राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH है, तो यहां से आप O को कम कर दोगे तो यहां पे आएगा बस H, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे सब लोग ध्यान देना, यहां पे और यहां पे, यू विल गेट द डिफरेंस। नाउ लुक एट द कार्बन नंबर 2। राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे OH था, तो राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से मैंने 1 ऑक्सीजन को हटा दिया, तो जो भी मेरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये हो गया मेरा डीऑक्सी राइबोज। समझ में आ रहा है? मतलब ये हमारा बेसिक डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए के शुगर में। फॉस्फेट ग्रुप, अगर आप यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात करोगे, सो लेट मी टेल यू रिगार्डिंग द फॉस्फेट ग्रुप ओवर हियर, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप में देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ऑलराइट। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में भी कॉमन रहेगा। ऐसा नहीं कि एक में प्रेजेंट रहेगा ये एक में एब्सेंट रहेगा, ये सब में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी बच्चों? मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप इज कॉमन इन, इट इज कॉमन इन डीएनए, इट इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया रिगार्डिंग द फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद बच्चों आता है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के बारे में अगर आप यहाँ पे लर्न करोगे, सो रिगार्डिंग द नाइट्रोजन बेस, ये वापस से यहाँ पे 2 टाइप आते हैं नाइट्रोजन बेस के, ठीक है। कौन से 2 टाइप आते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के? लेट्स सी दैट ओवर हियर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन बेस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला टाइप आता है यहाँ पे प्यूरिन्स का, एंड दूसरा टाइप यहाँ पे आता है बच्चों पायरिमिडिन्स का। तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, दीज आर द 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ये अभी एग्जैक्टली क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। प्यूरिन्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो और एक चीज में यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना चाहूंगी प्यूरिन के बारे में, दैट इज प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हमारे राइबोस के रिंग है या बेंजीन के रिंग है, तो वो रिंग 2 रहेंगे एक दूसरे में अटैच्ड, ठीक है। प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन के बारे में अगर आप यहाँ पे बात करोगे, सो इन केस ऑफ द पिरिमिडिन, ये बेचारा सिंगल है, तो आई कैन से दैट पिरिमिडिन इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये हमने 10th में भी लर्न किया था, वापस एक बार लर्न करें, 11th में भी हमने ये चीजों को लर्न किया था, ठीक है। प्यूरिन के बारे में बच्चा लोग अगर आप यहाँ पे याद करोगे, इफ यू रिमेंबर, तो आपस में इसमें 2 टाइप आते हैं। कौन से 2 टाइप आते हैं? लेट्स सी दैट ओवर हियर, व्हिच 2 पार्ट्स आर कमिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्यूरिन में यहाँ पे 2 आएंगे। कौन से 2 स्ट्रक्चर है? लेट्स सी दैट ओवर हियर। पिरिमिडिन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कौन से 3 स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन, ऑलराइट। सी
अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इन केस ऑफ द प्यूरिन, यहाँ पे 2 आएगा ए जी, पिरिमिडिन में आएगा तो टी सी यू, पिरिमिडिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा टी सी यू, एंड अगर आप प्यूरिन के बारे में देखोगे तो यहाँ पे आएगा ए एंड जी। आई होप मेरे सारे बच्चों को ए जी टी सी यू इनका फुल फॉर्म याद होगा। चलिए बताइए मुझे इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? याद है तो फटाफट बता देना। ए का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या आएगा? ए का फुल फॉर्म यहाँ पे आएगा दैट इज एडिनाइन। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? एडिनाइन। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ ए फॉर एडिनाइन, देन मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ जी फॉर गुआनाइन, टी फॉर आई कैन से थाइमाइन, ठीक है। देन और अगर आप यहाँ पे देखोगे सी फॉर यहाँ पे बच्चों आएगा साइटोसाइन, एंड यू फॉर यहाँ पे आएगा यूरासिल। ओके, साइटोसाइन यूरासिल। तो ये कुछ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे इन कंसर्न ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर रिगार्डिंग द नाइट्रोजन बेस डीएनए एंड आरएनए के केस में। तो डीएनए एंड आरएनए में अगर आप देखोगे ना तो 3 नाइट्रोजन बेस कॉमन है। कौन से 3 लोग कॉमन है देखें यहाँ पे, वो है एडिनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। ये डीएनए में भी प्रेजेंट है एंड आरएनए में भी प्रेजेंट है। बट 4th नाइट्रोजन बेस जो है दैट इज डिफरेंट इन डीएनए एंड आरएनए। वो कौन है देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे डीएनए के केस में 4th नाइट्रोजन बेस इज थाइमाइन एंड आरएनए के केस में 4th नाइट्रोजन बेस इज यूरासिल। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये आप सबको यहाँ पे नोट डाउन करना है। 4th नाइट्रोजन बेस अगर वो डीएनए रहेगा तो थाइमाइन आएगा, एंड आरएनए रहेगा तो बच्चा लोग वो यूरासिल रहेगा। तो ये कुछ हमने देखा था बेसिक चीजें जो कि न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है 3 चीजों से बना हुआ है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। आई होप इतना मेरे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली दिखता कैसा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं कि नाइट्रोजन बेस एग्जैक्टली दिखते कैसे है। मैंने आप लोगों को प्यूरिन के बारे में एंड पिरिमिडिन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुआनाइन का डबल रिंग स्ट्रक्चर, एडिनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरासिल। ये आप लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर लास्ट ईयर 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी आपने लर्न किए थे। ये साल वापस आई रिपीट केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये बायो में तो नहीं आएगा, डू नॉट वरी, मतलब 12th में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बायो के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, सो रिलैक्स रहना। बस मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती थी कि आप अगर यहाँ पे केयरफुली नोटिस करोगे तो मैंने आपको बताया था प्यूरिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, बराबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है करके। कैन यू सी यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे पेंटोस का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेक्सोस एंड पेंटोस। यहाँ पे देखोगे तो आपको सिंगल रिंग ही है। तो आई होप आप लोगों को ये जो डिफरेंस है ये आपको समझा होगा अभी। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को समझा होगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा अगर इस चीज को नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि नाइट्रोजन बेसिस जो है वो एक साथ आके एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बनता कैसा एग्जैक्टली। तो देखिए बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मुझे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, इट्स वेरी वेरी इजी। तो पहले तो क्या करेंगे हम, पहले ना बीच में हम पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पेंटोस शुगर, बराबर। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे आई ड्यू हियर पेंटोस शुगर। पेंटोस से बेटर मैं ऐसे बोलूंगी कि ये हमारा राइबोस शुगर है, बिकॉज पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन ना, एंड राइबोस शुगर में 5 कार्बन है। तो बेटर मोर स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइबोस शुगर। तो मैंने यहाँ पे राइबोस शुगर ड्रॉ कर दिया, बराबर। तो अगर आपको यहाँ पे याद है बच्चों तो हमने क्या देखा था कि राइबोस शुगर के 5 कार्बन होते हैं,
ये रिंग में 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर राइबोस शुगर का है, इट इज अ फ्यूरैन रिंग। फ्यूरैन रिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा रिंग जिसमें 4 कार्बन होते हैं। पायरैन रिंग ऐसा होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप केयरफुली देखोगे तो हियर यू कैन सी दैट 5th कार्बन बाहर प्रेजेंट है। 5th कार्बन बाहर की तरफ है। तो अगर मैं इसको अगर नंबर करूंगी तो ये आएगा 1 2 3 4 एंड ये आया मेरा 5th कार्बन बाहर की तरफ। ठीक है, अब बात क्या है? राइबोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, राइबोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, अगर आप यहां पे देखोगे बच्चों केयरफुली, तो राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन को केयरफुली ध्यान देना। मान लो यहां पे मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। वापस एक बार थोड़ा अच्छे से यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे मैंने कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, मान लो ये प्यूरिन से रिलेटेड है। तो ये जो भी स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है बच्चों, कैन आई कॉल इट एज नाइट्रोजिनियस बेस। ठीक है, मतलब नाइट्रोजिनियस बेस कहां अटैच्ड है? ये नाइट्रोजिनियस बेस राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है। राइबोस शुगर के किसको अटैच्ड है बच्चों? फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है। मतलब मैं यहां पे H लिखती हूं, OH H, मतलब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देयर इज वन बॉन्ड जो कि इसके बीच में प्रेजेंट है। किसके बीच में प्रेजेंट है? नाइट्रोजनियस बेस एंड फर्स्ट कार्बन। किसका फर्स्ट कार्बन? राइबोस शुगर का फर्स्ट कार्बन। तो राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन में एंड नाइट्रोजन बेस के बारे में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उस बॉन्ड को बच्चा लोग हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को हम बोलेंगे यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड का नाम है। ये कहां प्रेजेंट है? वेयर इज इट प्रेजेंट? तो हम यहाँ पे मोर स्पेसिफिक आंसर लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अब आपको पता है नाइट्रोजन बेस के काफी सारे टाइप है, तो सारे के सारे नाइट्रोजन बेस एक साथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो नाइट्रोजन बेस में आप सबको पता है बच्चों, यहाँ पे एट द टाइम आइदर A आएगा, G आएगा, C आएगा, T आएगा, या यहाँ पे कौन आएगा बच्चों? U आएगा। ठीक है, ये पांचों में से कोई एक ही एट ए टाइम फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होगा। सब लोग आके एक साथ फर्स्ट कार्बन पे नहीं अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया? राइबोस शुगर ड्रॉ किया। राइबोस शुगर को मैंने यहाँ पे क्या अटैच करवाया? नाइट्रोजन बेस मैंने अटैच करवाया। तो ये मेरा जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, ये जो भी मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, वॉट एवर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बोलूंगी न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलूंगी मैं इसे? न्यूक्लियोसाइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? मतलब मैंने राइबोस शुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ मैंने क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो जो भी मेरा ये स्ट्रक्चर बना, इसे मैं क्या बोलूंगी? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? ये वाला जो 5th कार्बन है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बच्चा लोग? 5th कार्बन है। 5th कार्बन को कौन आके अटैच होगा? अभी कोई तो होगा ना यहाँ पे आके अटैच होगा। तो बच्चा लोग अगर आप यहाँ पे देखोगे 5th कार्बन पे यहाँ पे आके कौन अटैच हो रहा है? हियर यू कैन सी दैट। देखिए यहाँ पे 5th कार्बन पे कौन आके अटैच होगा? यहाँ पे 5th कार्बन पे आके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, 5th कार्बन पे आके कौन अटैच हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे कैन आई कॉल दिस एज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप आके कहां पे अटैच हुआ? 5th कार्बन पे आके अटैच हुआ। तो 5th कार्बन के बीच में और इसके बीच में कोई ना कोई यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बराबर, यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा 5th कार्बन के बीच में एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है
इसे हम बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कहां पे ये बॉन्ड प्रेजेंट है? कहां पे ये बॉन्ड प्रेजेंट है? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फिफ्थ कार्बन एंड, फिफ्थ कार्बन, किसका फिफ्थ कार्बन? ये भी मैटर करता है ना। फिफ्थ कार्बन ऑफ, फिफ्थ कार्बन ऑफ राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे? फॉस्फेट ग्रुप। अब मैंने क्या किया बच्चों? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को ऐड कर दिया। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट को ऐड करती हूं तो मेरा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे मैं क्या बोलूंगी? न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मतलब यहां पे इन शॉर्ट कैन आई से लाइक दिस, मैं यहां पे कुछ ऐसे लिख सकती हूं क्या? बताइए यहां पे व्हाट आई कैन से हियर। मैं यहां पे ऐसे लिख सकती हूं, आई कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। केयरफुली इस फॉर्मूला को बच्चों नोटिस करना है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ 2 जन का ग्रुप है, अगर सिर्फ 2 जन का ग्रुप है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर 3 जन का ग्रुप है, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनी डाउट बच्चा लोग? एनी डाउट? ओके, तो आई होप मेरे सारे बच्चों को इतना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नो डाउट, नो डिफिकल्टी। ऑलराइट, सो अब आगे हम क्या लर्न करेंगे? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे के सेशन में इन डिटेल लर्न करेंगे कि ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड है इकट्ठा कैसे ज्वाइन होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक साथ आके कैसे डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है, ये सब हम क्या करेंगे? इन डिटेल लर्न करेंगे इन लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में हम लोग इन डिटेल वापस लर्न करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है, एवरी एंड मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट क्या है, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे एग्जैक्टली डीएनए का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल 1 बाय 1 लर्न करेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज का जो बेसिक लेक्चर 0 है ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल और हम ये टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्लीज ये लेक्चर एंड तक देखना एंड आगे के जो भी अपकमिंग सेशन है वो भी देखना ना भूलना। थैंक यू सो मच।